हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है रिस्पायरेशन प्लान, इसका 2 लेक्चर हो चुका है, आज 3rd लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब आगे जो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कहाँ होगा? मैट्रिक्स में होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या चलने वाला है? यहाँ पे पहले लिंक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल और लास्टली जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ पे चलेगा एटीएस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि पहले खाना बना, फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट में, इसके बाद धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होने की तरफ आया। ठीक है, रेस्पायरेशन होना स्टार्ट हुआ। पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं या फिर एनारोबिक। यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता ग्लाइकोलिसिस में, वो साइटोप्लाज्म में होता है। वहां से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, आप वहां पे देखेंगे जहाँ पे बोल सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि जो भी पायरुविक एसिड बना हुआ है उसका अलग अलग लाइफ है। ठीक है, उसका अलग अलग भाग्य है। या तो फर्मेंटेशन हो जाए, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक जगह क्या होगा कि इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे 2 एंजाइम का इस्तेमाल किया जिसका नाम है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। पहले ऑक्सीजन यहाँ से बोल सकते हैं CO2 निकल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 कार्बन का कंपाउंड होगा जिसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। CO2 तो निकल चुका है, फिर यहाँ पे इस्तेमाल होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तब जाके इथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये किस में होगा? ईस्ट में होगा। अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड, अगर हम लोग एक्सरसाइज कर ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पेन होगा हाथ पैर में, वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाए। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो पायरुविक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में ना जाके वो सीधे कहाँ चला गया है? फर्मेंटेशन हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा 3 कार्बन का, यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकलेगा। और ये कुछ बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में भी होता है। इसमें बोल सकते हैं जो एनर्जी है लेस देन 7% होता है, बहुत जल्दी ये तुरंत इसमें क्या होता है? एनर्जी बन जाता है, वो भी 2 ATP। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन दे रहे हैं, जहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए। चलिए देखते हैं। For aerobic respiration to take the place within the mitochondria, the final product of the glycolysis pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria। ठीक है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जो रिस्पायरेशन होने वाला है, जो ब्रेकडाउन होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना था ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट, वो साइटोप्लाज्म से कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मान लीजिए ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये कौन है? यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो भी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना है 2 मॉलिक्यूल, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में किया जा रहा है। द क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रिस्पायरेशन आर, देखिए कौन कौन से क्रूशियल इवेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम एंड लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2। पहला क्या होगा कि यहाँ पे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट में, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे उनको रिमूव किया जाएगा और यहाँ पे बोल सकते हैं 3 मॉलिक्यूल के CO2 भी निकल जाएंगे। हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये देखने को आपको मिलेगा मैट्रिक्स में, देखने को मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों चल रहा है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो रहा है, साथ में यहाँ पे हम देखेंगे CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। लिंक रिएक्शन में भी देखिए यहाँ पे निकला हुआ है। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्रेब्स साइकिल में, वहाँ पे भी 2 जगह CO2 निकलेंगे। The passing on the electron remove as the part of the hydrogen atom to the molecular oxygen with the simultaneously synthesis of ATP। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया गया है वो किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ जाएगा। और यहाँ पे मॉलिकुलर, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वाटर का फॉर्मेशन लास्टली बन जाएगा और यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा ATP का। मीन्स ये बात हो रहा है ETS का। ETS कहाँ चल रहा है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है इस तरीके से। अंदर ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे चलेगा लिंक रिएक्शन और क्या चलेगा? क्रेब साइकिल चलेगा। जब सब कुछ हो जाएगा इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। What is interesting to note is that the first process take place in matrix of mitochondria while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria। जो पहला प्रोसेस होगा ये वाला जहाँ पे CO2 निकल रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये मैट्रिक्स में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो दूसरा स्टेप है जहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही है वो हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of the carbohydrate in the cytosol after it enters the mitochondrial matrix, undergo oxidative decarboxylation by a complex set of the reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase। ठीक है, जो पायरुवेट बने हैं दो मॉलिक्यूल जहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था किसका, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में। देखिए ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुवेट, अब उसको इंटर कराया जा रहा है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मीन्स कि यहाँ पे CO2 को निकाला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग एक एंजाइम इस्तेमाल करेंगे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzyme। जो ये रिएक्शन है कैटलाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से। इसको क्या चाहिए, कुछ कोएंजाइम चाहिए, जैसे कि कोएंजाइम यहाँ पे इंक्लूडिंग है NAD+ है एंड कोएंजाइम A है। देखिए हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ मीन्स ग्लाइकोलिसिस हुआ तो दो मॉलिक्यूल क्या बना, पायरुविक एसिड बना। क्या बना, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। लेकिन अभी हम लोग एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, ये मैट्रिक्स में हो रहा है। ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन या गेटवे ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं पे ही क्या बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम जो आगे चल के क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। इसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब साइकिल में इंटर नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड है, यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ये कोएंजाइम हैं। ठीक है, कोएंजाइम ये हो गया, NAD+ हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम की, ये मैग्नीशियम क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, कोफैक्टर है। उसकी प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल किया गया है। ये 3 कार्बन का है। ठीक है, ये जो है ये 3 कार्बन का एसिड है, आगे चल के ये 2 कार्बन का बन रहा है। देखिए ये हो गया पायरुविक एसिड से ये एसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, मीन्स इसके साथ बाइंड कर जा रहा है एंजाइम, और यहाँ से एक कार्बन जो है CO2 की फॉर्म में निकल रहा है और NAD+ किस में बदल रहा है, NADH+ प्रोटॉन में। During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during the glycolysis। देखिए इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए क्योंकि 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। अभी हम लोग एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बारे में बात करें तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ पे भी 2, पूरा 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा 2 होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल आपने पायरुविक एसिड लिया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कोएंजाइम A लिया, फिर NAD+ लिया, सब 2 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल गया, 2 मॉलिक्यूल CO2 निकल गया। अब 2 कार्बन का जो कंपाउंड उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A है। फिर देखते हैं 2 मॉलिक्यूल NADH है, फिर इसके बाद 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोटॉन बन चुका है। तो इसमें यही लिखा गया, इस प्रोसेस में जो लिंक रिएक्शन है यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है। कहाँ से बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, द एसिटाइल कोएंजाइम is then enter in the cyclic pathway tricarboxylic acid cycle, more commonly called the Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs who first elucidated it। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं एसिटिल कोएंजाइम तो 2 कार्बन का कंपाउंड है ये। अब इसके पास ताकत है कि ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाए। ठीक है, वो उस लायक हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जो क्रेब्स साइकिल है कैसा साइक्लिक पाथवे है, साइकिल की तरह चलेगा, जहाँ पे आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर क्रेब्स साइकिल बोल सकते हैं। क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट हैंस क्रेब के नाम से इस पाथवे का नाम रखा गया है क्रेब साइकिल। चलिए पहले एक बार क्रेब साइकिल को समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला इतना पार्ट है, ये क्या है, लिंक रिएक्शन है। ठीक है, ये लिंक रिएक्शन और ये वाला पूरा पाथवे क्या है, क्रेब साइकिल है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिंक रिएक्शन में यहाँ पे 3 कार्बन था, फिर हमने क्या इस्तेमाल किया, कोएंजाइम A इस्तेमाल किया। ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल है, सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। देखिए 1 मॉलिक्यूल पायरुवेट है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नहीं दिया गया है। फिर NADH बनेगा, CO2 निकला, फिर यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम बना। जो एसिटिल कोएंजाइम है जब क्रेब साइकिल में एंटर करेगा तो सबसे पहले किससे जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है, जो बोल सकते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ जाके वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा। जब 2 कार्बन 4 कार्बन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड कौन है, ये सिट्रिक एसिड है। आगे चल के जो सिट्रिक एसिड है ये चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड।
में, मीन्स अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ, इसको बोलते हैं सिट्रिक, यहाँ पे बोलेंगे सिट्रिक सिंथेटेज, ठीक है। यहाँ पे सिट्रिक एसिड बना तो यहाँ पे सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया गया है। 6 कार्बन का कंपाउंड अगर 5 कार्बन के कंपाउंड में बदल रहा है, इसका मतलब CO2 निकल रहा है। देखिए 6 कार्बन का कंपाउंड अगर 5 कार्बन के कंपाउंड में बदल रहा है तो देखिए CO2 निकल रहा है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक NADH, ठीक है, बनेगा। फिर अगर 5 कार्बन का कंपाउंड यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा सक्सेनाइल, यहाँ पे बोलेंगे इसको सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे। ये 5 कार्बन का कंपाउंड अभी 4 कार्बन के कंपाउंड में बदल गया तो यहाँ पे भी CO2 निकलेगा और फिर NADH बनेगा। लेकिन अगर 4 कार्बन का कंपाउंड, यहाँ पे 4 कार्बन का ही कंपाउंड अब बनेगा, ठीक है, पूरा 4 से स्टार्ट हुआ, अब 4 पे ही जाएगा। 4 कार्बन का जो कंपाउंड है देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट बना रहा है, तो उस समय यहाँ पे GTP की फॉर्मेशन हो रही है। GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP है। हम इसको बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं ATP बन रहा है, डायरेक्टली ATP बन रहा है। जो NADH है हर जगह जो बन रहा है ये ATP डायरेक्ट नहीं है, इसको आपको ETS में जाना पड़ेगा। हम ETS साइकिल इसीलिए चलाते हैं कि जो यहाँ पे NADH बन चुका है, FADH2 जो बन चुका है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग ATP के फॉर्म में कन्वर्जन कराएंगे, इसीलिए हमें ETS साइकिल चलाना पड़ता है। जहाँ पे डायरेक्टली हमें ATP मिल जाए तो हमें उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम ETS साइकिल चलाएं। लेकिन अगर हमें जहाँ मान लीजिए आपको कोई चेक देता है, ठीक है, 2 लाख का, और कोई आपको कैश दे रहा है 2 लाख, तो आपको ईजी क्या होगा, खर्च करना, 2 लाख जो कैश है वो खर्च करना ईजी होगा। लेकिन अगर जब आपके पास चेक ही है, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक में जाना पड़ेगा या फिर कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आप चेक से कैश ले पाए, ठीक है। तो जो भी ये NADH है, FADH2 है, ये क्या है, कैश करेंसी है। इसके लिए आपको ETS साइकिल चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी NADH है, FADH2 है, ये किस में बदल जाए, ATP में बदल जाए। और ATP क्या है, एक्चुअल करेंसी है एनर्जी की बॉडी में हमारे, तो ये डायरेक्टली खर्च होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो सक्सेनिक एसिड है, ठीक है, ये सक्सिनेट आगे चल के क्या बनाएगा, फ्यूरमेट बनाएगा। जब फ्यूरमेट बनेगा यहाँ पे FURMAT, जो फ्यूरमेट बनेगा यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्या है, करेंसी है एनर्जी की, बट ये डायरेक्टली नहीं, ये भी चेक के फॉर्म में है। फिर ये 4 कार्बन का फिर आगे चल के मेलिक एसिड बनेगा। जब मेलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, वहाँ पे भी NADH की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पाइरुवेट लिया गया। अगर 2 मॉलिक्यूल लिया जाए तो यहाँ पे हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इस तरीके से आप हर जगह, ये 2 था तो यहाँ पे 2, ठीक है। आगे चल के जो भी सिंथेसिस हो रहा है 2, ये 2 मॉलिक्यूल, सब 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी FADH भी 2 मॉलिक्यूल, NADH, क्योंकि हम आपने जो भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ था 2 मॉलिक्यूल के पाइरुवेट बना था, तो आप दोनों मॉलिक्यूल के पाइरुवेट को क्रेब साइकिल में लेके आप तक, तो ये जो क्रेब साइकिल था यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल का पाइरुवेट के लिए ये पूरा दिया गया था ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर जगह, ताकि आप पूरा एक जो ग्लूकोज का जो आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन करके पाइरुविक एसिड बनाया है उसका आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकें। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में बताती हूँ। आपने ग्लाइकोलिसिस करके पाइरुवेट बना लिया, ठीक है। आपने ग्लूकोज को, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसको आपने तोड़ा ग्लाइकोलिसिस में, आपने क्या बना लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बना लिया। अब ये जो पाइरुवेट है ना, इसको क्या करना है, एरोबिक रिस्पायरेशन करना है। प्रॉब्लम ये है कि जो पाइरुवेट है वो 3 कार्बन का है, वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता है, तो उसको 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना पड़ेगा विथ कोएंजाइम में, तब जाके वो इंटर कर पाएगा किसमें, क्रेब साइकिल में। तो क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में गया, ठीक है, अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ की बात की जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही कहानी स्टार्ट हो रही है। पहले होगा लिंक रिएक्शन, जो पाइरुवेट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला देखिए, जो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट है, जहाँ पे कोई एंजाइम ए लिया गया, NAD+ लिया गया है, मैग्नीशियम की आयन लिया गया एज अ को फैक्टर, और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस लिया गया एज एंजाइम। यहाँ पे देखेंगे कि 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब कि CO2 निकलेगा। 3 से 2 कार्बन का बन रहा है तो 1 कार्बन कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 कार्बन का जो कंपाउंड है पाइरुविक एसिड किससे बदल रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल रहा है। और यहाँ पे फिर देखेंगे CO2 निकल गया, NADH बन गया, और यहाँ पे प्रोटॉन। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि 2 मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ग्लाइकोलिसिस में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पे क्या बने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ना, ये बहुत अच्छा हो गया, एलिजिबल हो गया क्रेब्स साइकिल के लिए। यहाँ पे देखिए यही छोटा सा जो रिएक्शन इतना दिया गया, ये लिंक रिएक्शन है जो अभी हमने देखा कि पाइरुवेट से अब एसिटिल कोएंजाइम बन चुका है, 2 कार्बन का है। अब ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन 2 कार्बन मिलके क्या बनाएंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे जिससे हम बोलेंगे सिट्रिक एसिड। फिर आगे चल के आइसोसिट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, आइसोमर बन जाएगा। फिर देखते हैं कि जब 6 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन, एक ही जगह 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है, वो कौन है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। जब 6 से 5 कार्बन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CO2 निकल रहा है, और जहाँ जहाँ CO2 निकलेगा क्रेब्स साइकिल में, याद रखिए वहाँ पे क्या बनेगा, NADH। फिर आगे ये 5 कार्बन का जो कंपाउंड है 4 कार्बन के कंपाउंड में बदल जाएगा, मीन्स जो अल्फा क्यूटेरिक एसिड है 5 कार्बन का कंपाउंड, आगे चल के 4 कार्बन का जो कंपाउंड उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, ठीक है। यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है, साथ में NADH भी बन रहा है। फिर देखते हैं जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, जहाँ पे A देख रहे हैं मतलब कि यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ दिस फॉस्फोराइजेशन हो रहा है, मीन GTP बन रहा है, वो इक्विवेलेंट है ATP के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का किसके में बदल रहा है, सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड में, तो वहाँ पे GTP की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो सक्सेनिक एसिड है या फिर हम इसको बोल सकते हैं सक्सिनेट, किसमें बदल रहा है, फ्यूरमेट में बदल रहा है, तो यहाँ पे FADH2 बन रहा है, जहाँ पे फ्यूरमेट है यहाँ पे FADH2 बन रहा है। फिर फ्यूरमेट किसमें बदल जाएगा, मैलिक एसिड में। जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल रहा है 4 कार्बन, बस एक जगह आपको 5 कार्बन दिखेगा, बाकी आपको बोल सकते हैं यहाँ पे NCERT में एक जगह 6 कार्बन दिखाया गया है। जहाँ 6 कार्बन से 5 कार्बन आ रहे हैं वहाँ पे CO2 निकल रहा है, जहाँ 5 से 4 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं वहाँ से भी CO2 निकल रहा है, ठीक है। और लास्टली हमको सिर्फ 4 कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड बनाना है, और लास्टली हम जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएंगे तो यहाँ पे भी NADH बनेगा। अगर हम बात करें 2 मॉलिक्यूल के पाइरुवेट को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना हर जगह, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक क्रेब्स साइकिल में जो यहाँ पे एक बोल सकते हैं ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बना था, या फिर हम बोल सकते हैं पाइरुविक एसिड बना था, उसका किस तरीके से क्रेब्स साइकिल चलेगा, क्या क्या निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2 CO2 यहाँ निकल चुके हैं, फिर यहाँ पे 2 CO2 मीन्स 3 जगह CO2 निकल चुके, एक लिंक रिएक्शन में निकल चुका है, 2 कहाँ निकल चुके हैं, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब बात करते हैं NADH का। एक NADH, मान लीजिए मैं भी एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ पाइरुवेट का, तो एक NADH यहाँ निकल रहा है लिंक रिएक्शन में, और बाकी के 3 NADH कहाँ निकल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में। अगर हमको लेना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ निकले हैं, यहाँ पे 3 जगह निकले हैं, तो कितने होंगे, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH निकल चुका है। अब बात करेंगे क्रेब्स साइकिल में GTP कहाँ बन रही है, GTP बस एक जगह बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन, मीन्स ATP के इक्विवेलेंट है, वो कहाँ बन रही है, बस एक जगह, जहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम किसमें बदल रहा है, सक्सेनिक एसिड में, तो यहाँ पे GTP बन रही है, ठीक है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट लेती हूँ तो 1 बनेगा, लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल लेती हूँ तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इधर। फिर अगर हम बात करते हैं सक्सेनिक एसिड से क्या बन रहा है, फ्यूरमेट बन रहा है, तो यहाँ पे एक जगह FADH2 बन रहा है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के लिए। तो आपको अगर 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड लेना, मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देना ग्लूकोज का, ठीक है। जो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बन चुके हैं, कहाँ से बने हैं, ग्लाइकोलिसिस से बने, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज लेके 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनाया है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितनी जगह CO2 निकले हैं, 2, यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 3 जगह CO2 निकले लेकिन 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कितने का लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट का। NADH देखिए कहाँ कहाँ निकला है, 1 2 3 4, मीन्स 4 जगह NADH बने हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हो गया। GTP सिर्फ क्रेब्स साइकिल में एक जगह बनी है और वो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं FADH2, ये एक जगह बने हैं और ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इस साइकिल को, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल,
ग्रुप मीन्स 2 कार्बन का जो कंपाउंड विथ द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड है एंड वाटर टू इल द सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है। मीन्स जो पहला स्टेप होगा वो क्या है, कंडेंसेशन है। 2 कार्बन का जो कंपाउंड है यहाँ पे एसिटाइल कोई बोल सकते हैं ग्रुप, इसको हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जोड़े। 4 कार्बन का कंपाउंड है जहाँ से वाटर निकलेगा और क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज। यहाँ पे जो ये बन रहा है, ठीक है, जो सिट्रिक एसिड बन रहा है यहाँ पे एक एंजाइम का इस्तेमाल होगा जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द कोएंजाइम ए इज रिलीज। यहाँ से जो मॉलिक्यूल हम लोग कोएंजाइम देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है ना, तो एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए भी लगा हुआ है, ठीक है, एक एंजाइम है ये भी लगा हुआ है। जब ये कंडेंसेशन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, 2 कार्बन से 4 कार्बन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो 6 कार्बन का जो कंपाउंड बन रहा है सिट्रिक एसिड, ये बन रहा है किसके प्रेजेंस में, एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज के। लेकिन यहाँ पे क्या, जो कोई एंजाइम यहाँ पे जुड़ा हुआ है एसिटाइल ग्रुप से, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, लिंक रिएक्शन के लिए रेडी होगा अपना। सिट्रेट इज देन आइसोमेराइज टू द आइसोसिट्रेट। जो सिट्रिक एसिड बना हुआ है वो आइसोसिट्रिक एसिड बन जाएगा 6 कार्बन का, बस उसका आइसोमर चेंज हो जाएगा। इट इज फॉलोड बाय द 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे उसके बाद जो आइसोसिट्रेट है उसके बाद 2 लगातार ऐसे स्टेप चलेंगे जहाँ पे CO2 रिमूव होगा। ये 6 कार्बन का, इसका मतलब आगे 5 कार्बन होगा, फिर 4 कार्बन होगा, 2 बोल सकते हैं यहाँ पे एक CO2 निकलेंगे। 2 लगातार यहाँ पे स्टेप में क्या होगा, CO2 निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो 6 कार्बन से क्या बनेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड, फिर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्यूटेरिक एसिड एंड द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखिए जो अल्फा ग्यूटेरिक एसिड है ये 5 कार्बन का है जहाँ पे NADH बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे CO2 निकल रहा है। फिर देखते हैं 4 कार्बन का जो कंपाउंड है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहाँ पे भी CO2 निकल रहा है। 5 कार्बन से 4 कार्बन पे आएंगे तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, NADH2 बन रहा है। In the remaining step of the citric acid cycle, the succinyl coenzyme is oxidized to the oxaloacetic acid. The cycle is to be continue. मतलब कि सीधी बात बोल दिया गया कि यहाँ से जो सक्सिनाइल कोएंजाइम से लेके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में यहाँ पे 4 कार्बन के कंपाउंड बनने वाली कंटिन्यू चलने वाला है। During the conversion of succinyl coenzyme A to the succinic acid, a molecule of GTP synthetase। यहाँ पे बोला गया है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बन रहा है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल GTP बन रहा है। क्यों एक मॉलिक्यूल बोले, क्योंकि इन्होंने अभी एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट लिया है इसलिए, ठीक है। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, GTP की फॉर्मेशन हो रही है। कब हो रही है, जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए किसने बदल रहा है, सक्सेनिक एसिड में बदल रहा है। दिस इज, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GTP विद अ साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द ADP। जैसे ही आगे चल के GTP किसमें बदल जा रहा है, अपना GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहा है, उसी समय ATP की फॉर्मेशन हो जा रही है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP, ठीक है। Also there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus and 1 point is where FAD plus is reduced to FADH2। देखिए यहाँ पे 3 ऐसी जगह है क्रेब साइकिल में जहाँ पे NADH बन रहा है। देखिए यहाँ पे पहला कहाँ बन रहा है, जब सिट्रिक एसिड से 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, कीटोग्यूटेरिक एसिड बन रहा है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। फिर इसके बाद 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन का जो कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम, वहाँ पे भी NADH बना। और लास्ट जब मैलिक एसिड किसमें चेंज हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, यहाँ पे भी NADH बन रहा है। इसके अलावा एक स्टेप ऐसा है जहाँ पे हम बोल सकते हैं सक्सेनिक एसिड से पिरिमिड बन रहा है, वहाँ पे FADH2 बन रहा है, ठीक है। The continued oxidation of the acetyl coenzyme A via a tricarboxylic acid cycle require the continued replacement of the oxaloacetic acid, the first member of the cycle, ठीक है। कंटिन्यूसली ये अगर क्रेब साइकिल चले तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि जब भी एसिटाइल कोएंजाइम आएगा तो इसी के साथ जुड़ेगा, मीन्स कंडेंसेशन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साइकिल कंटिन्यू चले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वक्त जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इसको बना के बरकरार रखना पड़ेगा, ठीक है। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर द रीजनरेशन ऑफ द NAD प्लस एंड FAD प्लस फ्रॉम द NADH एंड द FADH2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो जाएगा NAD प्लस से
क्या बनेगा, NADH बनेगा और FAD प्लस से FADH2 बनेगा। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रिस्पायरेशन में बी रिटन एज, यहाँ पे ये समरी इक्वेशन दिया गया है, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल, यहाँ पे दोनों के रिएक्शन को मिला के एक समरी वाला रिएक्शन दिया गया, इक्वेशन दिया है। देखिए एक मॉलिक्यूल दिया गया है, यहाँ पे देखिए पायरुविक एसिड है, 4 NADH, क्यों 4 लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक NADH यहाँ, फिर यहाँ पे एक यहाँ 3 क्रेब साइकिल का होगा, एक कहाँ का होगा, एक लिंक रिएक्शन का होगा। FADH जो होगा ये सिर्फ क्रेब साइकिल का होगा। वाटर जो होगा यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वगैरह यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या क्या हो रहा है, लिंक रिएक्शन होगा। साथ में क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्रेब साइकिल चलेगा, दोनों रिएक्शन को मिला के। CO2 कहाँ निकल रहे हैं, 3 जगह निकल रहे हैं, एक कहाँ निकलेगा, एक निकलेगा, एक जो है लिंक रिएक्शन में निकल रहा है। 2 CO2 कहाँ निकलेंगे, हम बोल सकते हैं 2 CO2 निकल रहे हैं क्रेब साइकिल में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक देखिए यहाँ पे CO2 यहाँ पे निकल रहा है, एक CO2 यहाँ पे, और देखिए 2 जगह CO2 क्रेब साइकिल में निकल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं NADH। तो यहाँ पे एक NADH, अगर हम एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे तो एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ निकल रहा है, लिंक रिएक्शन में, यहाँ देखिए, और 3 मॉलिक्यूल कहाँ निकल रहे हैं, ये क्रेब साइकिल में निकल रहे हैं। FADH2 यहीं पे बन रहा है क्रेब साइकिल में। ATP जो है GTP को ही डायरेक्टली बोला जा रहा है, ये भी कहाँ हो रहा है, क्रेब साइकिल में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो NADH है ये कहाँ निकल रहा है, एक लिंक रिएक्शन में निकल रहा है, बाकी के 3 मॉलिक्यूल कहाँ निकल रहे हैं, क्रेब साइकिल में निकल रहे हैं। ठीक है, FADH2 ये कहाँ हो रहा है, क्रेब साइकिल में हो रहा है, और ATP भी क्रेब साइकिल में हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल था कि पायरुविक एसिड चेंज हो जा रहा है किसमें, हम बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड है NAD प्लस के साथ, FAD प्लस के साथ, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, अब बोल सकते हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन हो रहा है, फिर इसके बाद क्रेब साइकिल होगा। ठीक है, 3 कार्बन का जो कंपाउंड है, पहले 2 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम E, वही इंटर कर रहा है किसमें, क्रेब साइकिल में। CO2 निकल रहे हैं, एक CO2 कहाँ निकल जाएगा, लिंक रिएक्शन में, और 2 मॉलिक्यूल के जो CO2 होंगे क्रेब साइकिल में निकल जाएंगे। 4 NADH बन रहा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल NADH कहाँ बन रहा था, लिंक रिएक्शन में बन रहा था, और 3 मॉलिक्यूल NADH कहाँ बन रहे हैं, क्रेब साइकिल में देखिए बन रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जो FADH2 है ये कहाँ बन रहा है, सिर्फ क्रेब साइकिल में बन रहा है, और जो GTP है या ATP है भी क्रेब साइकिल में बन रही है। सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को लिया गया, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, 4 2 8 हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 मॉलिक्यूल आपका जो पायरुविक एसिड है 6 मॉलिक्यूल CO2 बना रहा है, जो 2 मॉलिक्यूल CO2 कहाँ निकले हैं, लिंक रिएक्शन में, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कहाँ निकल चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये क्रेब साइकिल में। बात करते 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NADH कहाँ बन चुका है, ये लिंक रिएक्शन में बन चुका है, बाकी के 6 मॉलिक्यूल कहाँ बन चुके हैं, क्रेब साइकिल में बन चुके हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है, 8 मॉलिक्यूल प्रोटॉन वहाँ निकलेंगे जहाँ जहाँ NADH बन रहा है। फिर देखते हैं FADH2, यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल FADH2 कहाँ बना है, सिर्फ क्रेब साइकिल में, जब सक्सेनिक एसिड किसे बदल रहा है, फ्यूरमेट में बदल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो जहाँ पे GTP है या फिर ATP इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली, ये कहाँ बन रहा है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम किसे बदल रहा है, सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड में। तो ये किसके लिए था, जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है सब, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए था। We have till now seen that the glucose has been broken down to release the carbon dioxide and 8 molecule of the NADH and plus H plus and 2 FADH and has been synthesis beside the 2 molecule of ATP in the TCH carboxylic acid cycle। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या बोला गया, अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते तो आप इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाते। बोल रहा है यहाँ पे NCERT, जो ग्लूकोज था ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज इंटर किया था वो उसने क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना दिया। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि CO2 निकल रहा है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे हैं। 8 मॉलिक्यूल कैसे हुए, हमने 1 मॉलिक्यूल का NCERT में देखा है 4, तो समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पायरुविक एसिड तो इसका मतलब 8 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, NADH बन रहा है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहा है या पायरुवेट बन रहा है। अब ये 2 पायरुविक एसिड इंटर किया है कहाँ, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल में, तो क्या बना रहा है, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH बना रहा है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना रहा है। You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither oxygen has to be come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesis। ठीक है, आपने देखा
कि ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने इस्तेमाल किया है और ना ही कोई यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ATP बने हैं। ठीक है, डायरेक्टली ATP कहाँ बना है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर हम बोल सकते हैं NADH बना है, FADH2 बना है, ज़्यादा डायरेक्टली ATP नहीं बना है अभी। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH H+ एंड FADH2 दैट इज सिंथेसिस। क्या रोल है NADH का जो अभी बना है, कहाँ क्रेब्स साइकिल में बना है, लिंक रिएक्शन में बनता जा रहा है। FADH2 कहाँ बना है, क्रेब्स साइकिल में बना है, इनका काम क्या है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन एंड हाउ ATP सिंथेसिस। अब हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन का ETS साइकिल में। वहाँ पे हम लोग देखेंगे ETS में कि ऑक्सीजन का क्या रोल है और क्या काम है NADH FADH2 का, किस तरीके से इनसे ATP बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। द फॉलोइंग स्टेप इज द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NADH H+ एंड FADH2। जो फॉलोइंग स्टेप अब आगे होने वाला है ETS का, इसमें हम देखते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे रिलीज होगा, यूटिलाइज होगा जो एनर्जी स्टोर है, किस फॉर्म में, NADH के फॉर्म में और FADH2 के फॉर्म में। दिस इज अकम्पनाइज्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये आगे हम लोग देखेंगे कि जो NADH है FADH2 इनमें क्या होगा, ETS में ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ जाएंगे, जब ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स की जो ऑक्सीजन है उसका काम क्या है, वाटर बनाना। ठीक है, द मेटाबॉलिक pathway through which the electron passes from one carrier to another carrier is called the electron transport system। एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू दूसरे तीसरे पे जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, ETS बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ हो रहा है, जो अब तक हमने देखा कि मैट्रिक्स में क्या चल रहा था, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा ETS चलने वाला है। ठीक है, चलिए ETS देखते हैं। देखिए होता कहाँ है, ये कौन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इधर मैट्रिक्स हो गया, इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे बाहर कहीं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल का मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर की तरफ जो होगा वो इस तरीके से इनफोल्डिंग आ जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, और अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स। ये कौन हो गया, मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या चलता है, ETS चलता है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये मैट्रिक्स वाला साइड हो गया। ये कौन हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। इधर कहीं आउटर मेम्ब्रेन होगा, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। ठीक है, लिंक रिएक्शन हुआ, क्रेब्स साइकिल वो कहाँ चला, मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन जो ETS है वो कहाँ चलने वाला है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। ये होता क्यों है, क्योंकि जो FADH2 बना है या NADH बना है, इनको क्या कराना है, इनसे ATP बनाना है। ये क्या है, एक चेक प्लेट जैसे है। अगर आपको कोई चेक देके जा रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसे खर्च करना, लेकिन अगर आपको कोई कैश देके जा रहा है तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। तो जो NADH बना है, ठीक है, लिंक रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल में, जो FADH2 बना है, कहाँ बना है, ये बना है क्रेब्स साइकिल में। इसको क्या करना, हमें ATP इनका बनाना है। ठीक है, इनको ATP के फॉर्म में तोड़ लेना है ताकि हम ATP का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए ETS साइकिल चलता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस दिए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, सेकंड नहीं, कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा। ठीक है, सेकंड और बोल सकते हैं फर्स्ट के बीच में थर्ड आ जाएगा, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। जो कॉम्प्लेक्सेस के नाम है ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस वाइज नाम याद होने चाहिए कि फर्स्ट का नाम क्या है, सेकंड का नाम क्या है, थर्ड का नाम क्या है, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उसका नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस है। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है। ये दोनों जैसे लग रहे हैं कि मैट्रिक्स में इनका नाम कहीं ना कहीं सुना है, तो हाँ, इनका रिलेशन मैट्रिक्स से ही है। जहाँ NADH बन रहा है वहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेस लगे होंगे, जहाँ FADH2 बन रहा है वहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस बने, क्योंकि सक्सेनिक एसिड किसमें बदल रहा था, फ्यूरमेट में बदल रहा था, तब वहाँ पे क्या बन रहा था, FADH2 बन रहा था। हमने अभी क्रेब्स साइकिल में देखा है। फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसका नाम है साइटोक्रोम B1 है। फिर आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। फिर देखते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम, यहाँ पे C हो गया ऑक्सीडेज है। फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्स 5
बहुत अच्छा इसका नाम है, ये ATP सिंथेटेज में से ATP बनाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आएगा, थर्ड आएगा, फिर सेकंड होगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसका नाम हो गया NADH, डिहाइड्रोजिनेस है। सेकंड का नाम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस है। एक जगह क्या बन रहा है, NADH बन रहा है, दूसरी जगह क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है साइटोक्रोम B7 है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है, इसी का नाम ATP सिंथेटेज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो NADH है ये किस में टूट जाएगा, NAD+ में रीजनरेट हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, FMN के पास। FMN का नाम क्या है, फेल्बिनो मोनो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये आगे कहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे आयरन सल्फर, यहाँ पे प्रोटीन है। फिर आप देखेंगे जो इनर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे आपको यूबिक्विनॉन देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड पे और सेकंड कॉम्प्लेक्स से लेके जाएगा थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। बस यही काम करेगा, ठीक है। ये बीचों बीच होगा इनर मेम्ब्रेन में, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा, कहाँ से करा रहा है, ये कराएगा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन पहले कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ और दूसरे कॉम्प्लेक्स से तीसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। जो यूबिक्विनॉन है वो क्या है, कीटोन है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पाएंगे तो ये क्या होते हैं, पहली बात तो आप जानिए ये कैसे हैं, ये हैं प्रोटॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, ये जनरली प्रोटॉन कैरियर। इनको इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या करेंगे, ये खुद ही रिड्यूस हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कराएंगे, साइटोक्रोम B7 में, या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो आप ये कहाँ लेके जाएंगे, साइटोक्रोम B के पास, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन है, फिर साइटोक्रोम C1 है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है जिसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पे FADH2 बना हुआ है। तो ये जो FAD है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे। जो FADH2 है टूटा है किसमें, FAD में, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन में टूटा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कहाँ पे जाएंगे, आयरन सल्फर, यहाँ पे प्रोटीन है उससे। फिर यहाँ पे यूबिक्विनॉन वो क्या है, प्रोटॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन को पाते ही खुश हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, इसका नाम है यूबिक्विनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक किसको देगा, साइटोक्रोम B को देगा। फिर यहाँ पे आयरन सल्फर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। फिर साइटोक्रोम C1 को मिलेगा। अब ये जो साइटोक्रोम C1 है ना, फिर आप देखेंगे जो ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके बाहर आउटर साइड, ये तो इनर साइड हो जाएगा मैट्रिक्स, ये आउटर साइड की कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। जो इनर मेम्ब्रेन है उसका जो इनर साइड होगा किस साइड होगा, वो मैट्रिक्स के साइड होगा। जो आउटर साइड होगा वो कहाँ होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो स्पेस खाली जगह है वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बाहर कुछ साइटोक्रोम C नाम का यहाँ पे प्रोटीन चिपका हुआ, वो क्या कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किससे, कॉम्प्लेक्स थर्ड से, उसको कहाँ लेके जाएंगे, ये कैसे हैं, ये मोबाइल कैरियर हैं, ये कहाँ लेके जाएंगे, ये सीधे लेके जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। यहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर A प्रेजेंट है, फिर साइटोक्रोम यहाँ पे A है, साइटोक्रोम A1 है, फिर साइटोक्रोम B है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये आगे, यहाँ से तो नहीं आगे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा और प्रोटॉन मिलेगा, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे काम खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कराया जा रहा था कि आगे चल के जो ऑक्सीजन मिले, प्रोटॉन मिले, उनके साथ क्या बन जाए, वाटर की फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। लेकिन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो रहे कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से बोल सकते हैं 4 प्रोटॉन आए, क्यों आए, देखिए यहाँ पे, ये देखिए H+ है, तो ये H+ कहाँ आएगा, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, मैट्रिक्स में थोड़ी ना इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन था, मिस ल्यूमन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो रहे थे एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। क्यों बना रहे थे, ताकि हम लोग ATP की सिंथेसिस कर सके। तो इसी तरीके से यहाँ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमको ATP ही बनाना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे मैट्रिक्स से, उनको कहाँ पे ला के रखा जाएगा, इनर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ लाया जाएगा। फिर यहाँ से भी प्रोटॉन यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्रोटॉन होंगे यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो चुका है, जो प्रोटॉन होंगे ये आगे चल के जो F0 है, ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसे हम बोल सकते हैं कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। कहाँ पे प्रेजेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर। जब ये प्रोटॉन अंदर जाएंगे, यहाँ पे F1 साइड जाएंगे, तो यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जो प्रोटॉन का जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है वो कहाँ ज़्यादा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ATP की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक चीज़ NCERT में दिया गया कि 1 NADH
1 NADH कितना ATP बनाएगा, 3 ATP की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 FADH2 का, ठीक है, ये कितनी ATP बनाएंगे, 2 ATP बनाएंगे। तो जितना भी यहाँ पे FADH2 होगा, NADH2 होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज बाई एन NADH dehydrogenase, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसपोर्टेड टू यूबिक्विनॉन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। अभी देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से निकल रहे हैं, FADH से निकल रहे हैं, जो कहाँ बने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बने हुए हैं, लिंक रिएक्शन में बने थे, एक लिंक रिएक्शन में बना था, और बोल सकते हैं 3 जगह बोल सकते हैं कहाँ बना था, क्रेब साइकिल में बना था NADH, ठीक है। सिट्रिक साइकिल का मतलब वो क्रेब साइकिल की बात करें। ऑक्सीडाइजेस किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसका नाम है NADH dehydrogenase, इसका नाम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसको कौन ट्रांसपोर्ट करा रहा है, इसको करा रहे जो इनर मेम्ब्रेन में बीचों बीच कौन प्रेजेंट है, यूबिक्विनॉन, वो ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, ठीक है। यूबिक्विनॉन ऑल्सो रिसीव द इक्विवेलेंट via FADH2 complex second that is the generated during the oxidation succinate in the यहाँ पे बोलेंगे citric acid cycle। अब यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड के पास जाइए, थर्ड के पास नहीं, सक्सिनेट से, सक्सेनिक एसिड से फ्यूरिमेट बन रहा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FADH2 की फॉर्मेशन होती है। FADH2 किस में टूट रहा है, प्रोटॉन प्लस FAD प्लस में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आयरन सल्फर से, फिर यहाँ से यूबिक्विनॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए फिर खड़ा हो जाएगा, ठीक। देन रिड्यूस द यूबिक्विनॉल इनटू यूबिक्विनॉल, ठीक है। जो यूबिक्विनॉन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, ये प्रोटॉन कैरियर। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं तो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, खुद प्रोटॉन खा जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। जब कोई कीटोन किस में चेंज हो रहा है, एल्कोहल में बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर कीटोन एसिड बनाता तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूबिक्विनॉन किससे बदल जा रहा है, यूबिक्विनॉल में बदल रहा है, एल्कोहल में बदल रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहे हैं। इस दिन ऑक्सीडाइज with the transfer of the electron to cytochrome C via the cytochrome BC1 complex third, मीन्स ये जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं किसका, साइटोक्रोम C से कहाँ करा रहे हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम BC1 तक, मीन्स यहाँ से लाके जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड में ला रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड से थर्ड में ला रहे हैं। इस दौरान जो यूबिक्विनॉन है खुद अपने आप को रिड्यूस करके यूबिक्विनॉल बना ले रहे हैं, ठीक है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है थर्ड का, देखिए जो साइटोक्रोम BC1 है इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है ये। Cytochrome C is the small protein attached to the outer surface of inner membrane, act as a mobile carrier for transfer of the electron between complex third and fourth। जो साइटोक्रोम C है ये क्या है, ये कैरियर है, ठीक है। ये मोबाइल का मतलब ये इजीली मूव कर जा रही है, एक बार यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बाहर साइड, आउटर साइड, जो इनर मेम्ब्रेन का आप बोल सकते हैं बाहर वाला पार्ट है, आउटर साइड यहाँ प्रेजेंट है। ये कैसे है, मोबाइल कैरियर है, किसके कैरियर है, मोबाइल कैरियर है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करा रहे हैं, थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ करें, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन और प्रोटॉन को मिला के वाटर बना देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स 4 refers to the cytochrome C oxidase complex containing the cytochrome A3 with a 2 copper center। यहाँ पे साइटोक्रोम, यहाँ पे देखिए C किसका, देखिए साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में देखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉपर सेंटर मिल रहा है, A3 मिल रहा है। ये क्या है, 2 कॉपर के सेंटर हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। व्हेन इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम 1 to carry another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to the ATP synthetase the complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक जा रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है कि ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5, जो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा, किससे, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जो नंबर ऑफ ATP है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, उनके नेचर पे। FADH कितना बनाएगा, ठीक है, NADH कितना बनाएगा, उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। एक NADH से कितने ATP निकल रहे हैं, याद रखिएगा 3 ATP बनेंगे, ठीक है, 3 ATP बनेंगे, और एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। while that of 1 molecule of FADH2 produces the 2 molecule of ATP, ठीक है। FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP बनेंगे।
Although the aerobic process respiration take place only in the presence of oxygen, the role of the oxygen is limited to terminal stage of the processes. ठीक है, एरोबिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इस एक ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एकदम लास्ट में जो टर्मिनल स्टेज है वहाँ पे इस प्रोसेस जो रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है, इसके लास्ट में ये ऑक्सीजन इसका इस्तेमाल होगा. Yet the presence of oxygen is vital since it derive the whole process by removing the hydrogen from the system. जो प्रेजेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये रिमूव कर सके जितने भी हाइड्रोजन हैं, ठीक है, सिस्टम से. हाइड्रोजन रिमूव क्यों कराया जा रहा है, ताकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाए. कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. जो भी हाइड्रोजन निकल चुका है उसको फाइनली कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 4 के पास. हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा. ठीक है. अनलाइक photophosphorization where it is a light reaction that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation in the respiration, it is the energy oxidation reduction utilized at the same processes. जैसा कि हमने देखा था फोटोफॉस्फोराइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन था, ल्यूमन में हम क्या करते थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बढ़ाते थे एज कम्पेयर टू स्टोमा. वहाँ पे देखने को मिलता था जो लाइट रिएक्शन था वहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ऑक्सीजन निकल जाता था, प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो जाते थे ल्यूमन में. ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा किया जा रहा था और वहाँ से एटीपी बन रहा था. इसी तरीके से रेस्पायरेशन में भी देख रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है उसको भी बढ़ा रहे हैं. किधर इंक्रीज कर रहे हैं, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो सके. It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation. इसी वजह से हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं इन्वॉल्व है. अगर लाइट होता तो फोटो फॉस्फोराइजेशन होता. ठीक है, अगर ये यहाँ पे लाइट, सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन. You have already studied about the mechanism of the membrane link ATP synthesis as explained by chemoosmotic hypothesis in earlier chapter. आपने इससे पहले पढ़ा था चैप्टर फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे भी देखे थे कीमोस्मोटिक में क्या हो रहा था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो रहे थे ल्यूमन में एज कम्पेयर स्ट्रोमा, जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी होगा. एज मेंशन अर्लियर, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज बाई सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ द एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5. इस जहाँ जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5, उसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेटेज. यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जो ईटीएस में, जहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी. दिस कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0. यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट होंगे, एक होगा F1, ठीक है, एक होगा F0 होगा. द F1 इज द हेड पीस, is a peripheral membrane protein complex and contain at the site of the ATP सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है F1 है, ठीक है, इसे हेड पीस कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअल एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, किससे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है. F0 इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू द विच द प्रोटॉन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो ये अंदर वाला जो एम्बेडेड है, जो इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे एम्बेडेड प्रोटीन है, इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे. वो कौन है, F0 है, जो क्या कर रहा है कि जो इंटर स्पेस था इनके बीच में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था, वहाँ पे प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ, F1 की तरफ लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो सके. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic side of the F1 component for the production of ATP. जो प्रोटॉन कहाँ से निकल रहे हैं, चैनल से निकल रहे हैं. ठीक है, F0 से होते हुए F1 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है. For each ATP 4 proton passes through the F0 from the intermembrane space to matrix down the electrochemical proton gradient. ठीक है, 4 प्रोटॉन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो ये डायग्राम ये गलत है, न्यू एनसीईआरटी में भी इसको करेक्शन नहीं किया गया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन लिखे हैं. ठीक है, जब 4 प्रोटॉन यहाँ से जाएंगे, ठीक है, कहाँ से जाएंगे, जो इंटीग्रल प्रोटीन है F0 से होते हुए कहाँ जाएंगे, F1 में जाएंगे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एटीपी की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ का जो ग्रेडियंट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, उससे कम किया जा रहा है. पहले तो हाई था, प्रोटॉन यहाँ से निकाल के एटीपी बना रहे, तो यहाँ पे जो भी बोल सकते प्रोटॉन का ग्रेडियंट था वो कम हो जाएगा और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, चलिए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा टफ था, समझने लायक था. टफ इन द सेंस समझने लायक था, कॉन्सेप्ट था. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि पहले हमने देखा ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा
कि जो ग्लूकोज था, ठीक है, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन भी कर सकता है, लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन का जब प्रेजेंस रहेगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा, फिर जाके क्रेब्स साइकिल चलेगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में दोनों होगा। लिंक रिएक्शन होना इसलिए ज़रूरी है कि 3 कार्बन का जो पायरुविक एसिड है डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पे क्या होगा कि पायरुविक एसिड को किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ, NAD+ के साथ क्या बनाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम, और यहाँ से CO2 निकलेगा, NADH की फॉर्मेशन होगा, H+ बनेगा। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 मॉलिक्यूल का NADH, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। किससे बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, या फिर बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से बन रहा है। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये इंटर करेगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो पाइरुवेट से क्या बना है, एसिटिल कोएंजाइम, 2 कार्बन का कंपाउंड बना है, यहाँ से CO2 निकल चुके हैं, NADH की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर किया, किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन हो जाएगा। 2 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड कोई बनाएगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। यहाँ पे कौन एंजाइम आएंगे, सिट्रेट सिंथेटेज आएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, आगे चल के सिट्रिक एसिड बनाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे आइसोसिट्रिक एसिड में। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड आगे चल के 5 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, जो 5 कार्बन के कंपाउंड्स का नाम क्या है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर 5 कार्बन का कंपाउंड है, फिर चल के 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। मीन्स 2 लगातार ऐसे स्टेप हो रहे हैं जहाँ पे CO2 निकल रहे हैं, CO2 निकल रहा है, मीन्स एक कार्बन कंपाउंड में कम होते जा रहे हैं। 5 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। यहाँ पे भी CO2 निकलेगा, NADH बनेगा। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे GTP की फॉर्मेशन होगी जो इक्विवेलेंट है ATP की। अब सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूरमेट बनेगा, तो यहाँ पे FeDH2 बनेगा। फिर इसके बाद फ्यूरमेट किसमें बदल जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड, ये सब कुछ चल रहा तो मैलिक एसिड, और लास्टली जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलेगा तो यहाँ पे NADH की फॉर्मेशन होगी। अगर आप 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट लाए हैं तो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट लाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 निकल चुके हैं, 2 मॉलिक्यूल NADH, यहाँ पे NADH बन चुका है, 2 मॉलिक्यूल के एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पे बाइंड करेंगे किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। यहाँ पे CO2 निकल रहा है, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहे, फिर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहा, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेंगे। मीन्स कि आपको यहाँ पे 3 जगह CO2 निकलते हुए दिख रहा है, 4 जगह NADH की फॉर्मेशन हो रही है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को मिलाकर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 जगह आपको NADH दिखा। अब देखिए 1 2 3 3 जगह आपको CO2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पायरुविक एसिड है NAD+ के साथ, FAD+ के साथ, वाटर के साथ, यहाँ पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स है वहाँ पे लिंक रिएक्शन हो रहा है और क्रेब साइकिल चल रही है। दोनों मिला के यहाँ पे देखा गया कि 3 जगह CO2 निकल रहा है। एक कहाँ निकलेगा, लिंक रिएक्शन में निकलेगा, बाकी के 2 कहाँ निकलेंगे, 2 लगातार निकलेंगे क्रेब साइकिल में। FADH2 की बात करते हैं, यहाँ पे 4 बोला गया, मीन्स यहाँ पे भी इन्होंने 1 मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल क्या लिया, पायरुविक एसिड लिया है। तो यहाँ पे एक जो है NADH कहाँ निकल रहा है, लिंक रिएक्शन में, और 3 कहाँ निकल रहे हैं, क्रेब साइकिल में निकल रहे हैं। और FADH2 जो कहाँ बन रहा है, एक FADH2 क्रेब साइकिल में बन रहा है, एक ATP या GTP कहाँ बन रहा है, क्रेब साइकिल में बन रहा है। लेकिन हमने क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिया है, क्योंकि हम तो ग्लूकोज से ही ग्लूकोज को तोड़ के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहे हैं, तो एक का तो नहीं करेंगे, हम दोनों से ही क्या करेंगे, ATP NADH जो भी CO2 वगैरह निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 8 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FAD+, 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहे हैं, जहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कहाँ निकलेंगे, लिंक रिएक्शन में, बाकी के 6 मॉलिक्यूल CO2 कहाँ से निकलेंगे, क्रेब साइकिल से। 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कहाँ बन रहे हैं, लिंक रिएक्शन में, बाकी के 6 मॉलिक्यूल कहाँ बन रहे हैं, क्रेब साइकिल में बन रहे हैं। फिर प्रोटॉन, फिर 2 मॉलिक्यूल FADH देखिए कहाँ बन रहा है, क्रेब साइकिल में बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP या GTP कहाँ बन रहा है, क्रेब साइकिल में बन रहे हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी लास्ट में लिखी हुई है
कि 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहे हैं। 8 मॉलिक्यूल कब बनेंगे? जब एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन रहा है और दोनों पायरुविक एसिड कहाँ जा रहे हैं कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तब जाके लास्टली 8 मॉलिक्यूल NADH बनेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 देखने को मिलेगा। ATS का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो भी FADH2 है, NADH है, इनसे हम ATP बना सकें। जहाँ पे डायरेक्ट ATP बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट फॉस्फोराइजेशन, मीन्स डायरेक्टली ATP यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ NADH बन रहा है वो तो क्या है, हम बोल सकते हैं वो चिक है, उसको तो हमें तोड़वाना पड़ेगा, उससे हम क्या करेंगे? कैश तो लेना पड़ेगा कहीं से। तो जो ATS है ये क्या है? बैंक जैसा काम करेगा। जो भी NADH बन चुका है, FADH2 बन चुका है, उससे हम डायरेक्टली क्या करेंगे? ATP की फॉर्मेशन कराएंगे। ये कहानी लिंक रिएक्शन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ चल रहा था? मैट्रिक्स में चल रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा था। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर का जो मेम्ब्रेन है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ क्या चलेगा? ETS चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये मैट्रिक्स वाला साइड है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ कहीं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। इनके बीच में स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। मैट्रिक्स में क्या बना है? NADH बना है, FADH2 बना हुआ है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, लेकिन सीरियल वाइज नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फोर्थ आएगा एंड लास्टली 5th वाला आएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेकंड वाला और थर्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि जहाँ पे NADH बना होगा वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे। फिर देखते हैं जो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड फ्यूरमेट में बदल रहे, तो यहाँ पे क्या बना होगा? FADH2 बना होगा। ठीक। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B7 है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है एंड 5th कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ATP सिंथेटेज, जहाँ पे ATP लास्टली बनेगा। तो देखें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, यहाँ पे NADH बना, इसको ब्रेक किया गया NAD+ पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया? FMN को दे दिया गया। यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन करा रही है। सबसे खास बात ये है कि जो यूबिक्विनॉन है, ठीक है, ये भी कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन उनके बीचों बीच देखिए प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करा रही है? कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 3rd तक और कॉम्प्लेक्स 2nd से लेके कॉम्प्लेक्स 3rd तक। ठीक है। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स 1 से 3rd तक करा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स 2nd से 3rd तक कराएंगे। तो जो ये यूबिक्विनॉन होती है, ये क्या है? प्रोटॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे तो खुद भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है? यूबिक्विनॉन है, कीटोन है। आगे चल के ये क्या बना लेंगे? यूबिक्विनॉल बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 3rd में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, ये लेके जाएंगे। अब देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस में देखते हैं, जो FADH2 बना है वो FAD+ में टूट चुका है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पे आयरन सल्फर यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोटीन है। फिर ये किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रही है? जो इंटर मेम्ब्रेन में, जो बोल सकते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, बीच में इनर मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है? यूबिक्विनॉल। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते समय अपने आप को रिड्यूस करेगा, क्या बन जाएगा? यूबिक्विनॉल बन जाएगा। अब ये जो यूबिक्विनॉल है ये इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे? कॉम्प्लेक्स 3rd में साइटोक्रोम B को देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे। फिर यहाँ पे आयरन सल्फर यहाँ पे प्रोटीन है, वो किसको देगी? साइटोक्रोम C1। अब साइटोक्रोम C1 किसको देगा? यहाँ पे साइटोक्रोम, यहाँ पे C जो है इसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं? मोबाइल है, अपने आप को मूव कर दे। प्रेजेंट कहाँ है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके बीचों बीच में कहीं नहीं प्रेजेंट है। उसका जो आउटर सरफेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर सरफेस की तरफ कौन होगा? मैट्रिक्स होगा। जो आउटर सरफेस की तरफ कौन होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो साइटोक्रोम C है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये कहाँ प्रेजेंट है? जो इनर मेम्ब्रेन है उनके बाहर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं? साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन को लेती हैं। ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं इसको? कॉम्प्लेक्स 4th में। कहाँ लेके जाएंगे? साइटोक्रोम A के पास। ठीक है, इसके बाद साइटोक्रोम A से कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, फिर B के पास जाएगा और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, प्रोटॉन के साथ मिलेंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, साइटोक्रोम 4 को क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों ऐसा बोला जाता है इनका नाम? क्योंकि इनके पास क्या होता है? 2 कॉपर सेंटर होते हैं जिसका नाम है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह आपको प्रोटॉन निकलता हुआ दिख रहा हो, कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1st में भी, 3rd में भी, 2nd में ऐसा नहीं होता है, 4th में देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा हो रहे हैं। प्रोटॉन इकट्ठा हो रहे हैं कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब इन प्रोटॉन का इस्तेमाल कौन करेगा? यहाँ पे बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसका नाम है ATP सिंथेटेज, इसके 2 पार्ट हैं। एक हो गया जो बोल सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है, धसा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? F0 बोलेंगे, या फिर हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
और F1 को बोलते हैं हेड पीस बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कि पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, ये कैरियर है। जो जितने भी प्रोटॉन होंगे वो कहाँ से जाएंगे, F0 से जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, F1 की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम बैठा हुआ है, जो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को लेगा और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस करेगा। ADP प्लस से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनाएगा, ATP की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। 4 प्रोटॉन आएंगे तब जाके एक ATP बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, ये आउटर साइड है। ठीक है, ये लेकिन ये जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिला जो ब्लू है, ये क्या है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर साइड है, मीन्स हम बोल सकते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये कौन है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से जो प्रोटॉन आएंगे, 4 प्रोटॉन एंटर करेंगे F0 से। इसका काम केवल क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, बस उसको कहाँ ला के दे देना है आपको, उसका एंट्री कहाँ कराना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और F1 के पास क्या है, ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, जो यहाँ पे 4 प्रोटॉन से क्या कर रहे हैं, एक ATP की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है और डायग्राम को भी करेक्शन करती हूँ मैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो साइटोक्रोम का सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम का जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सीक्वेंस, ठीक है, ये साइटोक्रोम का सीक्वेंस देखिए। साइटोक्रोम पहले आपको कहाँ देखने को मिला, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। ठीक है, फिर आपको कहाँ साइटोक्रोम देखने को, C1 है, सॉरी। ठीक है, ये C1 है। साइटोक्रोम C1 के बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले कौन होगा, साइटोक्रोम B होगा, फिर इसके बाद C होगा। मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ, साइटोक्रोम B हो गया, फिर C1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर C आ जाएगा, ये भी होंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा साइटोक्रोम A, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा A3। इस तरीके का सीक्वेंस है। ठीक है, अगर आपको साइटोक्रोम, और फिर लास्टली क्या है, यहाँ पे B भी दिया था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम क्लियर नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ तक इस सीक्वेंस को याद रखिए। यहाँ पे दिया गया है साइटोक्रोम B। ठीक है, ये साइटोक्रोम B हो गया। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, B, फिर इसके बाद C1 आएगा। ठीक है, फिर साइटोक्रोम C जो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बाहर आउटर साइड प्रेजेंट है। ये कैसे हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A आएगा, फिर A3 आएगा, साइटोक्रोम A फिर A3। इतना ये सीक्वेंस आपको करेक्टली आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसको एकदम करेक्टली याद करके रखिए। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे द रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट से, कि कितने ATP कहाँ बने, कितने NADPH बने, कहाँ क्या कैसे सब कुछ हो रहा है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे और लास्टली इस चैप्टर को समरी के साथ खत्म कर देंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।